हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है मिनरल्स एंड ओर्स। तो मिनरल्स और ओर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इन इंडिया भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मिनरल्स और ओर्स की। तो सबसे पहली बात कि मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। तो इन नेचुरल सब्सटेंसेस से हमें काफ़ी बेनिफिशियल सब्सटेंसेस मिलते हैं, और ये हमें मिलते हैं रॉक्स से, यानी कि पत्थरों से। तो अगर हम मिनरल्स की बात करें, अगर हम मिनरल्स को डिफाइन करें, तो मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंसेस जिनकी एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होती है, और सारे ही रॉक्स मिनरल से बने होते हैं। मतलब जितने भी हमारे पास रॉक्स हैं वो सारे के सारे मिनरल से बने हैं। और आज की डेट तक साइंटिस्ट ने लगभग 3500 टाइप्स के मिनरल्स खोज निकाले हैं। ठीक है, कितने? 3500 अलग अलग मिनरल्स। अब ये मिनरल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो मिनरल्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, इनमें शाइन, लस्टर होती है, ये हार्ड होते हैं, और इनकी कोई एक डेफिनेट शेप देखी जाती है। हमारे बहुत ही खास पसंदीदा कुछ मिनरल्स की हम बात करते हैं, जैसे कि डायमंड, क्वार्ट्ज, जिप्सम, ट्रोपिस। तो ये कुछ स्पेशल टाइप और कुछ ऐसे नोन एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए मिनरल्स के। अब बात यह है कि मिनरल्स क्या ऐसे ही पत्थरों में पड़े होते हैं? नहीं, मिनरल्स हमें मिलते हैं ओर्स से। सो मिनरल्स को हम ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ओर्स नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, और इन सॉलिड मटेरियल से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स, यूजुअली अ मेटल दैट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, जिन्हें हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओर्स से ही हम क्या निकालते हैं? मिनरल्स को निकालते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन्हीं ओर्स का। तो जैसे आयरन ओर्स है, तो आयरन ओर से हमें आयरन मिलता है, कॉपर ओर से कॉपर मिलता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है। ये वाली चीजें ना आपको केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब हम एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर्स पढ़ते हैं तब हम पढ़ेंगे। तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे ना, तो उसमें उसका ओर बताया जाएगा बॉक्साइट, एग्जैक्टली यही वाला बॉक्साइट। जिंक ओर्स हैं, लेड ओर्स हैं, मैंगनीज ओर हैं। तो ये अलग अलग तरह के ओर्स हैं, और इनसे हमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। अब हाउ डू वी गेट दीज मिनरल्स? तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ओर्स से मिनरल्स को निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं माइनिंग। तो क्लास 7 के लेवल पर, क्लास 6 के लेवल पर ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आपके बेसिक्स को क्लियर किया जा रहा है। अब हम चलते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो मिनरल्स होते कैसे हैं? तो मिनरल्स कोई हवा या पानी नहीं होता है, कोई गैस या लिक्विड स्टेट नहीं होती है। मिनरल्स मोस्टली सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, और ये अलग अलग तरह के कलर्स में हमें मिलते हैं। ये दीज आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस, और मिनरल्स इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। मतलब कि इनकी क्वांटिटी हमारे अर्थ में लिमिटेड है। अगर एक बार ये खत्म हो गए तो अब इनको बनने को बहुत सारे साल लगेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही वाइजली मिनरल्स को यूज करना चाहिए। अब मिनरल्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। फर्स्ट मेटेलिक मिनरल्स, और दूसरे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्या आपको इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस पता है? नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। मेटेलिक मिनरल्स मतलब वो मिनरल्स जिनमें मेटल्स होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं।
करेक्ट, सिंपल सा। डिटेल में देखते हैं, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स, ये हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों कंडक्ट करते हैं, मतलब इनके थ्रू आप हीट भी फील कर सकते हो और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी फील कर सकते हो। दूसरे, ये बने होते हैं इग्नियस रॉक से, वो रॉक्स जो हीट से बनती हैं उन रॉक से बने होते हैं। इनमें शाइन भी होता है, मतलब लश्चर होता है, शाइन होता है। एग्जाम्पल आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज एंड कॉपर। तो ये सारे के सारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनमें शाइन होता है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इन्हीं मेटेलिक मिनरल्स को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, वो मिनरल्स जो फेरस मिनरल्स होते हैं और वो जिनमें फेरस मिनरल्स नहीं होते हैं। फेरस का मतलब होता है आयरन, राइट तो मतलब वो मिनरल्स जिनमें आयरन होता है और वो मिनरल्स जिनमें आयरन नहीं होता। तो जिनमें आयरन होता है उन्हें हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं और जिनमें आयरन नहीं होता है उन्हें हम नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। आयरन ओर, अब देखो आयरन ओर है तो आयरन तो होगा ही, तो आयरन ओर इज अ फेरस मिनरल, मैंगनीज एंड क्रोम, ऑल ऑफ देम कंटेन आयरन। तो ये होते हैं हमारे फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये होते हैं नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। देखो टर्म का मतलब समझना आसान है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल्स याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, मतलब वो मिनरल्स जो जिनमें से आप उनको कितना भी तोड़ो फोड़ो, हैमर से पीटो, कुछ मर्जी करो, उनमें से मेटल्स आप नहीं निकाल पाओगे। वो होते हैं हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मतलब वो मिनरल जिनमें मेटल्स नहीं है। सो दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो एक एग्जाम्पल समझ आया, एक कंपैरिजन समझ आया। Metallic minerals are formed from igneous rocks and non-metallic minerals are formed from sedimentary rocks. ठीक है, डिफरेंस याद रखना। हो सकता है आपसे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में आपसे दो डिफरेंसेस और एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाएं, तो पता होना चाहिए। एग्जाम्पल कोल, पोटाश, लाइमस्टोन, जिप्सम, माइका। तो ये वो हैं, जैसे क्रूड ऑयल इज ऑल्सो अ नॉन मेटेलिक मिनरल, तो इनसे मेटल नहीं निकलेगा, मेटल के सिवा और बहुत कुछ निकल जाएगा। तो अब देखते हैं, एक बार हम इनका क्विक रिकैप करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं या फिर जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, इन मेटेलिक मिनरल्स में शाइन होती है, मेटल होता है और एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक की। ठीक है, नॉन मेटेलिक जो है इनमें मेटल्स नहीं होते, लेकिन ये फिर भी यूजफुल होते हैं क्योंकि इनसे हमें क्या क्या मिलता है, फ्यूल भी मिलता है, इनसे हमें फर्टिलाइजर्स भी मिलते हैं, इवन इनसे हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी मिलता है। बात समझ गए? तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, एक में शाइन है दूसरे में शाइन नहीं है। मेटेलिक बना है इग्नियस रॉक से, नॉन मेटेलिक बना है सेडिमेंट्री रॉक से, और एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेटेलिक यूजफुल है या ज़्यादा यूजफुल है और नॉन मेटेलिक कम है, यूजफुलनेस दोनों की ही हमारी लाइफ में बहुत है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स ग्लोबली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? तो मिनरल्स कोई इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ रीजन्स में ये डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और कुछ रीजन्स में ये काफ़ी कम या फिर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। जैसे द मेजर मिनरल रिच कंट्रीज आर यूएसए, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, यूएई, स्वीडन, जापान, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, कनाडा एंड कुवैत। So these are the major mineral rich countries. अब अगर हम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन की इंडिया में बात करें तो एक बड़ा ही विचित्र सा मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। तो मिनरल्स ऑल्दो हम मेजर कंट्रीज में नहीं आते हैं जहां पर मतलब गोडाउन्स के गोडाउन्स मिनरल से भरे हुए हैं जिनकी लैंड के, बट हमारे पास भी कुछ मिनरल्स हैं और ये डिपेंड करते हैं रॉक्स की टाइप्स पर। तो मेजरली जो मिनरल रिसोर्स है वो रॉक टाइप्स पर डिपेंड करता है। अब जो हमारे एलुवियल प्लेन्स हैं, ठीक है, तो पहला रीजन ये है गंगा प्लेन्स वाला, एलुवियल प्लेन्स वाला। अब एलुवियल प्लेन्स क्या होते हैं कि एलुवियल सॉइल होती है, बहुत फर्टाइल होती है, लेकिन यहाँ पर मिनरल्स नहीं होते हैं एलुवियल सॉइल में, इसलिए इन एरियाज, दीज एरियाज आर पुअर इन मिनरल्स।
ठीक है। दूसरी बात, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ये सेंट्रल और सदर्न पेनिनसुलर रीजन में देखे जाते हैं। अब ये बने हुए हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर मिनरल्स हैं, यहाँ पर आपको मेटेलिक मिनरल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिल जाएंगे। लेकिन बात क्या है तो ये रिच हैं, ठीक है, तो मतलब कुछ मिनरल्स हमें मिल रहे हैं। अब अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आए तो दिस रीजन हैज मिनरल रिजर्व। प्रॉब्लम क्या है, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, इंडिया क्लास 8 में पढ़ेंगे इंडिया का चैप्टर, तो हम ना हिमालयन रेंज पढ़ते हैं। फिर आगे जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गैरो, खासी हिल्स, मतलब बहुत सारी हिल्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा हिली टेरेन है और हिली टेरेन में किसी भी तरह की एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट होती है। इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है कि हम मिनरल्स तो हैं लेकिन हम उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। सो दिस टेरेन इज वेरी हार्ड और यहाँ पर एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट है। देन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी मिनरल डिपॉजिट्स देखे गए हैं, लेकिन हम मेजर मिनरल रिसोर्सेज वाली कंट्रीज की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बात करते हैं एक एक मिनरल रिसोर्स की। तो हम शुरू करने वाले हैं मेटेलिक मिनरल से, और जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन ओर। तो आयरन ओर की बात करें, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आयरन ओर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि ना ही बिल्डिंग्स है, ना ही इंडस्ट्रीज है, और किसी तरह के स्ट्रक्चर्स, वायर्स, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स माना जाता है। दे आर नोन फॉर देयर हार्डनेस, काफ़ी हार्ड होता है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, एंड दे आर डक्टाइल। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं दो टर्म्स, एक होती है मेलेबिलिटी और दूसरी होती है डक्टिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी मतलब कि हम किसी भी चीज को शीट्स बना सकें उसकी, राइट। और डक्टिलिटी होती है कि अगर हम उसको स्ट्रेच करें तो उससे पतली पतली वायर्स बना सकें। सो आर आयरन ओर, आर सुपर हीरो आयरन ओर इज वेरी गुड, क्योंकि इसकी हार्डनेस अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, और साथ ही साथ हम इसको वायर्स में भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके चार इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, नाम याद रखने हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, देन लिमोनाइट एंड सिडेराइट। तो HMLS। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ओर्स, जिसमें से मोस्ट अबंडेंट इज हेमेटाइट, और सबसे ज्यादा हम अगर क्वालिटी वाइज बोलें तो क्वालिटी वाइज बेस्ट इज मैग्नेटाइट, और सबसे पुअर क्वालिटी वाला सिडेराइट है। ठीक है, चलें बात करें, चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। हेमेटाइट सबसे अबंडेंट है और इसमें 70% आयरन होता है। तो आपको पता होना चाहिए किसमें कितना आयरन की परसेंटेज है। तो हेमेटाइट में 70% आयरन है और ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है, और इसका कलर रेडिश होता है। मैग्नेटाइट की तरफ आए तो जैसे आप वर्ड सुन रहे हो मैग्नेटाइट, तो यस, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसमें 75% आयरन होता है, एंड दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये ब्लैक होता है कलर में, राइट। नेक्स्ट लिमोनाइट। सो लिमोनाइट में 60% आयरन है, येलोविश है, और ये ना सरफेस के बिल्कुल पास में मिलता है। तो मतलब इसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी इजी भी है और चीपर भी है, लेकिन क्योंकि ये एयर से एक्सपोज्ड होता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। लास्ट इज सिडेराइट, जिसकी क्वालिटी सबसे इंफीरियर देखी गई है। इसमें सिर्फ 40% आयरन है, एंड दिस टर्न्स येलोविश इवन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। करेक्ट। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारी लाइफ में आयरन के यूजेस क्या हैं। तो आयरन, सबसे पहली बात है कि अगर हम आयरन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो बेसिकली जो हमारा रॉ आयरन है, रॉ आयरन इज सेड टू बी वीक।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें मिक्सिंग करते हैं और इसको एलॉय बना देते हैं, और इसका एलॉय है स्टील। तो मतलब आयरन में हम कुछ एलिमेंट्स मिक्स करेंगे और हमारे पास बन जाएगा एलॉय, एंड वन ऑफ इट्स एलॉय इज स्टील। अब स्टील को हम हेवी इंडस्ट्रीज और मशीन्स में यूज करते हैं, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। ये मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स मतलब जब हम किसी भी चीज़ में साइंस का यूज़ करके उससे कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जैसे हम आयरन ओर से आयरन निकाल रहे हैं और फिर उस आयरन में मिक्सिंग करके उसे एक एलॉय बना रहे हैं, तो एलॉय बना स्टील। तो स्टील एक तरह का एक मेटलर्जिकल प्रोडक्ट है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, इंक्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी और पॉलिशेस, इन सब में हम यूज़ करते हैं आयरन का। आयरन और इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड बात करें मेजर प्रोड्यूसर्स की, तो इसका मेजर प्रोड्यूसर है चाइना, जो 45% आयरन और प्रोड्यूस करता है, आयरन प्रोड्यूस करता है। देन ऑस्ट्रेलिया 22%, ब्राज़ील 10%, और उसके सिवा साउथ अफ्रीका, यूएसए, कजाकिस्तान, ईरान, कनाडा, ये सब भी का आयरन और के डिपॉजिट्स यहाँ पर देखे गए हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया सिर्फ 4% ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन ओर प्रोड्यूस करता है, सिर्फ 4%, जहां पर चाइना 45% प्रोड्यूस करता है। मेजर स्टेट्स देखी गई हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इंडिया में ये स्टेट्स मेजर आयरन ओर के डिपॉजिट्स वाली स्टेट्स देखी गई हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटेलिक मिनरल की, जो कि है यूरेनियम। यूरेनियम एक हार्ड सिल्वरी मटेरियल है और ये मेलेबल और डक्टाइल है, मतलब हम इसको अलग अलग शेप्स में बना सकते हैं और इसको स्ट्रेच करके पतली पतली वायर्स भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंस और हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग मिनरल एलिमेंट है। ये रॉक्स में, अर्थ के सरफेस, वाटर और मिनरल सब जगह ट्रेसेस में मिलता है, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा ट्रेसेस की फॉर्म में मिलता है। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये बहुत ही कॉमनली और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है, न्यूक्लियर एनर्जी के काम आता है। इट इज़ अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, और इवन आर्मी में ये स्पेशलाइज्ड एम्यूनिशंस में भी काम आता है, वेपन्स बनाने में, एम्यूनिशंस बनाने में काम आता है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो अगर वर्ल्ड की बात करें तो कजाकिस्तान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, जो 41% यूरेनियम बनाता है। देन कनाडा 15.6%, ऑस्ट्रेलिया 9%, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लेस देन 1% यूरेनियम बनाता है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो और कहाँ पर ये पता होना चाहिए, तो झारखंड ईस्ट सिंगबम में 1% यूरेनियम ऑफ द होल वर्ल्ड हमारी कंट्री में भी बनता है। अब बात करते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट हमने पढ़ा था किसका ओर है, याद करो, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, करेक्ट। बॉक्साइट एक क्ले जैसा दिखने वाला सब्सटेंस है, जिससे हम खूब सारे मिनरल्स जिसमें होते हैं, तो मतलब ऐसा क्ले जैसा ये दिखाई देता है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो बॉक्साइट से बेसिकली हम एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मतलब बॉक्साइट है, बॉक्साइट से हम एल्यूमिना निकालेंगे और एल्यूमिना से हम इससे हम एल्यूमिनियम, मतलब AL निकालेंगे, इन शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो एल्यूमिनियम निकालते हैं, तो इस तरह एल्यूमिनियम निकलता है। अब कलर वेरी करता है, हो सकता है कई बार कलर पिंकिश हो, कई बार आपको व्हाइटिश, रेडिश देखने को मिले, डिपेंड करता है कि उसमें कितना आयरन कंटेंट है। तो आयरन कंटेंट के बेसिस पर हमें कलर देखने को मिलता है। ज्यादा होगा तो रेडिश की तरफ चला जाएगा, कम होगा व्हाइट और पिंकिश की तरफ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए कि ये कलर किस पर डिपेंड कर रहा है, कलर डिपेंड कर रहा है आयरन के कंटेंट पर। अब इससे जो हमें एल्यूमिनियम मिल रहा है, एल्यूमिनियम इज द लाइटेस्ट मेटल, और इसको हम बहुत ही एक्सटेंसिवली हम इसको यूज करते हैं अपनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बेसिकली अब एरोप्लेन को अब हैवी मेटल से बना दिया, तो उड़ेगा कैसे, बात सही है ना। तो हमें एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एरोप्लेन की बॉडीज बनाने के लिए हमें लाइटेस्ट मेटल्स चाहिए होते हैं, जिससे हमारा एरोप्लेन आराम से हवा में उड़ सके, तो वो होता है एल्यूमिनियम। अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें थ्रू आउट द ग्लोब एंड इन इंडिया, तो ग्लोब में थ्रू आउट द ग्लोब जो टॉप प्रोड्यूसर है वो है ऑस्ट्रेलिया 30%, चाइना 25%, ब्राजील 14% और इंडिया टोटल 8% बनाता है इस वर्ल्ड प्रोडक्शन का। करेक्ट। नाउ द मेजर स्टेट्स इन इंडिया दे आर झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। तो बेसिकली ये यहाँ वाले एरियाज और एक यहाँ पर, तो ये हैं लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्यूमिनियम और जहां पर बॉक्साइट है। सो दीज आर द लीडिंग स्टेट्स इन इंडिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेटेलिक मिनरल की, जो कि है मैंगनीज। तो देखो अभी भी हम मेटेलिक मिनरल्स पढ़ रहे हैं, मतलब वो मिनरल्स जिनमें मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं मैंगनीज की। तो मैंगनीज एक ग्रे वाइट मेटल है जो काफी हार्ड है लेकिन ब्रिटल भी है। तो बेसिकली ये ना एक कंफ्यूजिंग सम मेटेलिक मिनरल है जो हार्ड भी है लेकिन ब्रिटल भी है। ठीक है, मतलब इजीली ब्रेक भी हो जाता है लेकिन हार्ड भी है, पता नहीं। सो द नेम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैग्नीज, जिसका मतलब होता है मैग्नेट, एंड इट इज फाउंड इन मिनरल्स ऑफ वेरियस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये अलग अलग मिनरल्स में हमें देखने को मिलता है जिनकी अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। दे आर नेवर फाउंड एज अ फ्री मेटल इन नेचर। तो एज अ फ्री मेटल ये नेचर में कभी भी नहीं मिलेगा, ये हमेशा किसी और के साथ कंबाइंड स्टेट में ही देखने को मिलता है। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये ग्लास, केमिकल, बैटरी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पॉटरी, पेंट्स और ब्लीचिंग पाउडर, इन सब में देखने को मिलता है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग एलॉयज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टील प्रोडक्शन। तो जब स्टील की प्रोडक्शन होती है तो बेसिकली आयरन में मैंगनीज को ही मिक्स किया जाता है और उससे बनता है स्टील। अगर आयरन में मैंगनीज मिक्स नहीं होगा तो स्टील भी अपनी असली पावर नहीं दिखा पाएगा। सो टू प्रोड्यूस स्टील ऑफ डिफरेंट हार्डनेस लेवल हम उसमें मैंगनीज को ऐड करते हैं। ठीक है, मैंगनीज कितना ऐड हुआ है उसकी बेसिस पर उसकी हार्डनेस, स्टील की हार्डनेस को हम मतलब आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से उसकी हार्डनेस के बारे में बताते हैं। अब अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ग्लोबली एंड इन इंडिया, तो लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना विद 30%, साउथ अफ्रीका विद 25%, ऑस्ट्रेलिया 14%, गेबन 7.3% एंड इंडिया 4% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ पर, तो इंडिया में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटका। तो इस रीजन में, मतलब ये वाला जो रीजन है यहाँ पर और कर्नाटका में आकर हमें देखने को मिलता है मैंगनीज के डिपॉजिट्स, मैंगनीज और हमें यहाँ पर मिलता है। तो बेसिकली मैंगनीज एकदम ऑलराउंडर है, एक ऐसा मिनरल है जो ग्लास से लेके पेंट तक में काम आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेटेलिक मिनरल की, जो कि है गोल्ड। तो गोल्ड एक नॉन फेरस मिनरल है, इसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है। तो ये सॉफ्ट येलो मेटल है जिसकी ग्लॉसी शाइन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लॉसी शाइन होती है। एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं उनमें से सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल है, मतलब हम इसको थिन शीट्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसकी वायर्स भी बना सकते हैं। और ये सबसे प्रेशियस मेटल है विच इज फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी। लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन एक नॉन मेटेलिक मिनरल है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज होता है, मतलब कि ये जो बिल्डिंग्स हैं इनका जो बेस है, कंक्रीट, सीमेंट, इन सब का बेस लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन की अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना 63%, यूएसए 5.4, इंडिया 4.3 और रशिया 3। देखो 63 के बाद सीधा 5.4 है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। सबसे ज्यादा चाइना में बनाया जाता है। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में द स्टेट्स विच आर प्रोड्यूसिंग लाइमस्टोन आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब बात करते हैं यूजेस की। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो हम लाइमस्टोन को कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली जब आपका घर बन रहा है या बना था या बनेगा तो
सीमेंट इंडस्ट्री, जो आप सीमेंट यूज करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल, शुगर, ग्लास, फर्टिलाइजर, हर चीज में हम लाइमस्टोन का यूज कर रहे हैं। एंड इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन डेकोरेटिव पर्पसेस। तो बेसिकली आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है वॉल्स को डेकोरेट करने का, मतलब प्लेन वॉल्स तो आजकल कोई पसंद करता ही नहीं है, वॉल में भी वॉल आर्ट्स चल रही हैं, तो एग्जैक्टली वहां पर भी लाइमस्टोन का ही यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट माइका। तो माइका ग्लास मेकिंग में यूज होता है और ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है एज एन इंसुलेटर। इसके सिवा अगर हम बात करें तो माइका वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है 46.3%, इसके सिवा 14.4 इन यूएसए और साउथ कोरिया में 7%। अब इंडिया जो है, इंडिया द माइका माइंस इन हजारीबाग झारखंड एंड मुंगर इन बिहार। तो इंडिया में ये दो जगह हैं, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा जहां पर माइका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ टॉकिंग अबाउट कोल। तो कोल एक ब्लैक मिनरल है जो हार्ड भी है। सो इट इज अ हार्ड black mineral. It is found both in the earth surface. It is found basically earth surface के नीचे हमें मिलता है और इसे हम बेसिकली हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे पहले टाइम पर क्या होता था, जो ट्रेन है ना वो भी कोयले से ही चलती थी, तो कोयला डालते रहते थे, गर्म करते रहते थे इंजन और वो चलता रहता था। तो इस तरह इवन अगर आप ठंडी जगह पर जाओगे तो वहां पर कोल का यूज किया जाता है गर्म करने के लिए, मतलब सर्दियों में घर गर्म करने के लिए, हाथ गर्म करने के लिए। जब मैं छोटी थी तो मेरे स्कूल में भी, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी उस रीजन में, तो वहां पर भी हाथ गर्म करने के लिए हमारे हर एक क्लास में कोयला जलाया जाता था, अंगीठियां जलाई जाती थी। सो द सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डिके प्लांट्स एंड ट्रीज। तो ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स से बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये जो प्लांट्स और एनिमल्स के डिके होने से बनती हैं, बेसिकली प्लांट्स और ट्रीज के डिके होने से। सो दे कंटेन हाई कंटेंट ऑफ कार्बन और ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो मतलब एग्जॉस्ट हो गया तो बहुत जल्दी रिन्यू नहीं होने वाला है, इसलिए बहुत ही सस्टेनेबली हमें इसको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, तो कोल की अगर हम बात करें तो कोल अलग अलग तरह का होता है डिपेंडिंग ऑन कि उसका कार्बन कंटेंट कितना है। जैसे अगर 90% कार्बन है तो एंथ्रासाइट होगा, ये बेस्ट क्वालिटी का होता है। देन बिटुमिनस 65%, लिग्नाइट में 40% और पीट में बहुत ही कम कार्बन कंटेंट देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नाउ द कोल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, अगेन देखो चाइना, देन यूएसए और उसके बाद है इंडिया 8.4%, ऑस्ट्रेलिया 5.5%। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो कोल माइंस या कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? दे आर झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो देखा, ये जो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ना बड़े सारे मिनरल्स और ओर्स हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है हमारे इस दुनिया में, जिसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल, रॉक ऑयल, क्रूड ऑयल। ये ब्लैक, ग्रीनिश या फिर ब्राउन कलर का लिक्विड जैसा दिखाई देता है। इट इज फाउंड इन पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें ये मिलता है। तो होता क्या है कि बहुत सालों पहले कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स सी के अंदर दब गए थे और फिर ऊपर से मिट्टी आती गई, सैंड के नीचे वो दबते गए और वो दब दब के उन्होंने हार्ड रॉक्स बना दी, सेडिमेंट्री रॉक्स। बस वहीं से मिले हैं हमें, वहीं से मिला है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम अगर आज हमारी लाइफ में ना हो तो हमारी लाइफ ना एकदम रुक सी जाए, ना गाड़ियां चलेंगी, ना स्कूटर चलेंगे, ना एरोप्लेन चलेंगे, ना हमारी शिप्स चलेंगी, मतलब कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स इसी पे रन करते हैं। तो इसके बिना हमारी जिंदगी आज के टाइम में बिल्कुल रुक जाएगी। यूजेस क्या क्या हैं? नाउ दिस इज यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक मटीरियल, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर्स, वार्निश, पेंट्स, ग्रीस, लुब्रिकेंट ऑयल्स, detergents, fertilizers, pesticides, cosmetics, pharmaceuticals, plastic products, food colors, dyes, motion picture films
एंड पेंट्स। सो इट इज़ अ वेरी वर्सिटाइल रिसोर्स जो आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसे हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक मेजर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, मतलब एक ऐसा सोर्स जिसे हम पुराने बहुत टाइम से, ट्रेडिशनली बहुत पुराने टाइम से हम इसको यूज करते आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट्स वाइड यूज इसे ब्लैक गोल्ड भी बुलाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की, ये कहाँ कहाँ मिलता है। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है सऊदी अरेबिया, जो 17% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोड्यूस बनाता है। देन रशिया 16.4%, यूएसए 12%, ईरान 6.6%, और जो बाकी प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं चाइना, मेक्सिको, यूएई, कनाडा, कुवैत, वेनेजुला एंड इराक। तो इंडिया प्रोड्यूसेस जस्ट 1% ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम। तो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1% हमारा देश बनाता है, और सबसे ज्यादा कौन बनाता है? सऊदी अरेबिया, और सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? रशिया। तो ये वाली लड़ाई जो आजकल चल रही है वो तो आपको पता ही है, यूएसए, इंडिया, रशिया, चाइना, और तेल कहाँ से खरीदना है तो ये तो हम सब जान ही रहे हैं, राइट। थोड़ा थोड़ा न्यूज़ सुना करो, आपको समझ आएगा। नाउ द पेट्रोलियम इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर असम, गुजरात एंड बॉम्बे हाई, जो ऑफ कोस्ट है मुंबई का, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं। इसके सिवा कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में इज द न्यू ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया। तो ये अलग अलग ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं हमारी कंट्री में। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल की, जिसका नाम है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज फाउंड इन द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड यूज्ड मेनली फॉर कुकिंग इन होम्स, और इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं सबसे पहले रशिया, देन यूएसए, ईरान, कतर एंड इंडिया। इंडिया जस्ट 1.5% बनाता है वर्ल्ड प्रोड्यूस का। इंडिया में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड ओडिशा आर द लीडिंग स्टेट्स विच आर प्रोड्यूसिंग नेचुरल गैस इन आवर कंट्री। अब हम चलते हैं, देखो अब हमने सारे मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल जितने भी इंपॉर्टेंट थे, सारे तो नहीं बट जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने सारे के सारे पढ़ लिए। हमने एक टर्म पढ़ी थी शुरू में जब हम मिनरल्स और ओर्स को बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहे थे, क्या थी वो? एग्जैक्टली माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? मतलब ओर्स से मिनरल्स को निकालना, उसे ही हम माइनिंग बुलाते हैं। तो माइनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द अर्थ। तो जो मेटेलिक मिनरल्स हैं दे आर माइंड फ्रॉम द आयरन ओर, यूरेनियम एंड बॉक्साइट, एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स दे आर माइंड फ्रॉम कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, अब What is the cost of mining? तो माइनिंग की कॉस्ट क्या रहती है? अब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं ना जो काफी चीप हैं माइन करने के लिए, क्योंकि वो यूजुअली अर्थ के सरफेस के पास होते हैं तो उनको इजीली हम निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो काफी डीप होते हैं अंडरग्राउंड, या फिर जिनमें बहुत ज्यादा डिगिंग रिक्वायर्ड होती है, वो उतने ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो जो हमारे मिनरल्स एक्सपेंसिव हैं, मतलब या तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, या फिर वो बहुत ही नीचे से खोद के डिगिंग करके निकाले जाते हैं। बात समझ गए? देन द टाइप्स ऑफ माइनिंग। अब माइनिंग दो तरह की होती है, एक होती है सरफेस माइनिंग। सो मिनरल्स जो कि अर्थ सरफेस के आसपास होते हैं वो आराम से निकाले जाते हैं, दैट इज द सरफेस माइनिंग। और वो जो काफी नीचे डीपर इनटू द ग्राउंड होते हैं उनकी वहां पर होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। सो मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ रिक्वायरिंग डिगिंग, टनल्स एंड शाफ्ट्स, राइट। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अंडरग्राउंड माइनिंग की। अब अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है? अंडरग्राउंड माइनिंग में एक शाफ्ट बनाई जाती है, मतलब एक ऐसा ना लॉन्ग सा नैरो सा वर्टिकल पैसेज बनाया जाता है और उससे डीप डग किया जाता है इनटू द ग्राउंड। द ग्राउंड के अंदर डीपली जहां पर वो मिनरल्स मिल सकते हैं या जहां पर वो खोजने हैं, बिल्कुल वहां तक उसको डीपली डिग किया जाता है लैंड को, और एक लंबा सा एक पैसेज बनाया जाता है। लोगों को और मशीनरी को उस पैसेज के थ्रू भेजा जाता है।
आफ्टर डिसेंडिंग टनल्स आर समटाइम्स ब्लास्टेड विद द डायनामाइट। तो कई बार इन टनल्स को डायनामाइट के साथ ब्लास्ट किया जाता है और जो लोग हैं और मशीन्स हैं फिर वो टनल्स के अंदर जाते हैं और टनल्स के अंदर जाने के बाद वो वहां से जो भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं उन सबको वहां से खोज के बाहर निकालते हैं। तो यूजुअली जो मिनरल्स अंडरग्राउंड माइनिंग से निकलते हैं वो है कोल, गोल्ड, सिल्वर, टिन, लेड एंड कॉपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो प्रॉब्लम्स ये हैं कि अब देखो हम जमीन के अंदर जा रहे हैं, हो सकता है कि वो जो जमीन है वो कोलैप्स हो जाए, वो जो एक हमने एक पैसेज बनाया है वहां उसके ऊपर की जमीन नीचे को धंस जाए, तो क्या होगा, वो टनल ब्लॉक हो जाएगी और टनल ब्लॉक हो जाएगी तो या तो अंदर लोग फंस जाएंगे, इवन ये बहुत डेंजरस होता है, लॉस ऑफ लाइव्स भी काफी सारे देखे गए हैं। दूसरा, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है, इससे सरफेस वाटर का भी पॉल्यूशन होता है और इन्वायरमेंटल और सेफ्टी हैजर्ड्स भी होते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द अंडरग्राउंड माइनिंग। अब बात करते हैं सरफेस माइनिंग की। तो सरफेस माइनिंग में जो टॉप लेयर है सॉइल की उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि ये सरफेस है, मतलब जो मिनरल्स है ना वो सरफेस के आसपास हैं, तो सबसे पहले टॉप लेयर को रिमूव करते हैं, बड़े बड़े पिट्स और होल्स बनाए जाते हैं, डिग किए जाते हैं, देन रॉक्स बीनीथ देम आर एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ हेवी मशीनरी। अब ये जो पिट्स हैं दे आर कॉल्ड ओपन कास्ट माइंस और क्वेरीज, और ओपन कास्ट माइनिंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया। इंडिया में कोल माइनिंग इसी मेथड से की जाती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, इसके भी कुछ इफेक्ट्स हैं। अब जैसे इस केस में क्योंकि हमें टॉप लेयर को रिमूव करना पड़ेगा तो उससे हमारे ट्रीज बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं और नेचुरल वेजिटेशन भी डिस्ट्रॉय होती है। मिनरल्स फाउंड क्लोजर टू द सरफेस आर एक्सट्रैक्टेड, और इसमें एग्जाम्पल्स जो हम सरफेस माइनिंग से जिन मिनरल्स को निकालते हैं दे आर कोल एंड सम सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक लाइमस्टोन एंड माइका। तो ये निकलते हैं सरफेस माइनिंग से। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। अभी ये जो मिनरल्स के बारे में इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर एक मिनरल को अच्छे से डिस्कस किया है, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो मिनरल्स हम हर एक मिनट हर एक चीज में यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे डोर की नॉब्स में भी मिनरल्स हैं, लैचेस में भी मिनरल्स हैं, विंडो की ग्रिल्स, यूटेंसिल्स, हर जगह मिनरल्स का यूज हो रहा है। जैसे कि अगर हम आयरन और स्टील की बात करें तो ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स, सब कुछ आयरन और स्टील का बना है। देन कॉपर वायर्स, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कॉपर वायर्स का यूज हो रहा है। कॉपर यूटेंसिल्स और टूल्स हैं, तो घरों में कॉपर के यूटेंसिल्स यूज हो रहे हैं, टूल्स यूज हो रहे हैं। देन सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी में यूज हो रहा है। एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट से मिलता है, दिस इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन्स। तो ये जो ओर है ना एल्यूमिनियम का विच इज बॉक्साइट, इसको तो ना मैं बोलती हूँ कि 3 बार लिख के हर बार बस याद कर लेना, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि ये हमें याद नहीं हो गया है, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके टेस्ट में। सो देन माइका इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज होता है और लाइमस्टोन सीमेंट की कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। तो बेसिकली कोल को हम कुकिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम इज रिफाइंड इनटू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस, और इसे हम प्लास्टिक्स और कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो इसे हम फ्यूल यूज करते हैं कार्स में, बसेस में और होम्स में। अब चलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत होती है मिनरल्स की वजह से। सो मिनरल्स आर द रॉ मटेरियल जिनसे बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनती हैं और उनका रॉ मटेरियल जाता है। तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन फ्रॉम द मिनरल रिसोर्सेज असेंशियल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर। तो बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनसे फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं। इकोनॉमी मतलब इनका रॉ मटेरियल आ रहा है, तो ये मिनरल से ही आ रहा है। Country's economic growth depends heavily on the power and the mineral resources it possesses। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करती है कि उसके पास कितना खजाना है मिनरल्स का, या फिर कितना हेविली वो पावर और मिनरल रिसोर्सेज उसके पास हैं। करेक्ट। देन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम बीच बीच में ना बात कर रहे थे, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। तो
एग्जैक्टली ये जो मिनरल्स है ना, ये कैसे बने हैं, मतलब बहुत सारे अगर आप देखें तो ये मिनरल्स ना डेड प्लांट से, एनिमल से बने हैं, है ना, या फिर ये कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे अर्थ सरफेस के अंदर हैं। तो इसका मतलब है कि ये अनलिमिटेड नहीं है, कि हवा है या सनलाइट है कि जितनी चाहे उतनी आप यूज करते रहो, नहीं, हमें इन्हें कंजर्व करना पड़ेगा, हमें सोच के इन्हें यूज करना पड़ेगा। सो व्हाई इज देयर अ नीड? सो मिनरल्स आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं। सो दे आर बीइंग यूज्ड रैपिडली एंड द रिस्क is that they will be exhausted soon। तो जिस स्पीड में हम इनका यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा रिस्क है, और ये हमें हर क्लास में, हर एक एनवायरमेंट डे पे हर बार हमें ये चीज बताई जाती है कि हम इनका सस्टेनेबल यूज करें, नहीं तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। देन वंस यूज्ड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। एक बार हमने यूज कर लिए तो अब हम इन्हें जाके रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इनके बनने का जो प्रोसेस है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं और सेम ईयर्स लगेंगे फिर ही ये वापस बन पाएंगे। नाउ दे आर असेंशियल फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू हैव एनफ रिसोर्सेज। ये बहुत ज्यादा असेंशियल है फ्यूचर जनरेशंस के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी चाहिए होंगे, इसलिए हम इन्हें सस्टेनेबल यूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द कोल कंजर्वेशन। अब जैसे हम कोल की बात करते हैं, कोल एग्जॉस्टिबल मिनरल है, इट मे नॉट लास्ट फॉर मोर देन 100 ईयर्स। मतलब जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, पूरे का एस्टिमेट लगा के ये माना गया है कि 100 साल से ज्यादा अब ये नहीं चलेंगे, ये खत्म होने ही वाला है। सो मेथड ऑफ कंजर्वेशन, एक तो वी शुड रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ कोकिंग कोल। मतलब कोकिंग कोल का मतलब होता है, ये एक स्पेशल टाइप का बेसिकली कोल होता है जो स्टील बनाने में काम आता है। तो ये जो कोकिंग कोल का यूज है इसे हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। देन अवॉइड वेस्टेज बाय सिलेक्टिव माइनिंग। मतलब हमें सिलेक्टिवली माइनिंग करनी है कि जब हम माइनिंग कर रहे हैं तो जिन चीजों की हमें जरूरत है हम सिर्फ उनकी माइनिंग करें और बाकी अननेसेसरी चीजों को इधर उधर ना करें। देन एक्सप्लोर द न्यू कोल रिजर्व्स। नए नए कोल रिजर्व्स को एक्सप्लोर करें। अडॉप्ट न्यू माइनिंग टेक्नोलॉजीज जो ज्यादा एफिशिएंट हो। देन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर हम जाएं, जैसे कि आज आपने देखा होगा आजकल के टाइम पर सन, विंड, इन सब एनर्जीज का यूज हो रहा है ताकि हम इनएग्जॉस्टिबल्स के ऊपर जाएं, रिसोर्सेज पर जाएं और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के ऊपर ये जो बर्डन है इसको कम करें। नाउ कमिंग ऑन टू द पेट्रोलियम कंजर्वेशन। अब जैसे हमने बात की, ये भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये हाईली पॉल्यूटिंग भी है। तो व्हीकल्स में जो पेट्रोल डीजल यूज होता है ये मेजर पॉल्यूटर्स हैं हमारे वर्ल्ड में। सो पेट्रोलियम को हमें जुडिशियसली यूज करना है। एक तो ये खत्म हो जाएगा, दूसरा ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। देन जनरल एनर्जी एंड मिनरल कंजर्वेशन। तो हमें बेसिकली 3 आवर्स, अब ये 3 से 5 आवर्स हुए थे, 5 से अब ये 5 से अब ये 7 आवर्स हो चुके हैं। तो बेसिकली हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करना है। हमें हमेशा कंजर्वेशन के मेथड्स को एक्सप्लोर करते रहना है और हमें बहुत ही जुडिशियली चीजों को यूज करना है। सेव मिनरल्स बाय कटिंग वेस्ट, एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस, इंसुलेटिंग होम्स, स्विचिंग ऑफ लाइट्स, फैंस व्हेन नॉट नीडेड, कारपूलिंग, साइकिलिंग एंड यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हमें इन सब चीजों के मतलब हाउस इंसुलेटेड होने चाहिए। दूसरी बात है कि मतलब हीट है तो वो अंदर ही रहे, है ना। अगर आप एसी का यूज कर रहे हो तो प्रॉपर्ली इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि वो ठंड ना बाहर ना जाए। देन अगर आप किसी रूम में नहीं बैठे हो, वहां के लाइट, फैन, एसी, कूलर जो भी लगा है वो बंद होना चाहिए। कारपूल करके जाओ। एक ही ऑफिस 4 लोग जा रहे हो तो एक गाड़ी में चले जाओ, 4 अलग अलग गाड़ी क्यों लेकर जानी है। साइकिलिंग करके जाओ, पास है तो वॉक करके जाओ, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। प्रमोट ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। करेक्ट। तो आपको बात समझ आ गई। कहीं पर कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नहब स्वयं। दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अगर आपको डाउट आता है तो आपको पता है कहाँ पर आना है और कहाँ पर पूछना है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नहब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।